इजराइल लेबनान सेना की सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। आईडीएफ जवानों पर लेबनान सेना ने गोली चलाई। 2 सैनिकों की मौत से आईडीएफ लगातार एक्शन में है। इजरायली सेना की गोली से 2 सैनिक मरे हैं, लेबनानी सैनिक, और इसके बाद लेबनानी सेना भड़की हुई है। तो अब सीधी जंग, अब तक एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया था और अब इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जमीन से अब वार करना शुरू कर दिया है। लेबनान में अब इजराइल की सेना घुस चुकी है और इजराइल की सेना और लेबनानी सेना आमने सामने अब जंग लड़ रही है। वहीं लेबनान की सेना में भी अब नुकसान हो रहा है। 2 सैनिकों की मौत हुई है, लेबनानी सेना के 2 सैनिकों की मौत हुई है। आईडीएफ जवानों पर लेबनान सेना ने भी गोली चलाई है। लगातार अब ये जंग और तेज होती जा रही है। सवाल है कि लेबनान में अब क्या इजराइल तब तक नहीं रुकेगा, इजरायली की सेना आईडीएफ तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि लेबनान को पूरी तरह से कंट्रोल में ना कर ले। मकसद क्या है? या फिर सिर्फ बंधकों की रिहाई मकसद है? बंधकों की रिहाई के बाद आईडीएफ वापस चली जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये युद्ध कहां तक जाएगी, कब जाकर ये जंग थमेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। 2 सैनिकों की मौत हुई है, लेबनान के 2 सैनिकों की मौत, जिसके बाद इजरायली सेना की गोली से 2 सैनिकों की मौत के बाद लेबनानी सेना ने भी फायरिंग की है। आईडीएफ जवानों पर लेबनान की सेना ने भी गोली चलाई है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका जेके बंसल साहब। ये सवाल ये है कि अब तक तो एयर स्ट्राइक तमाम उन ठिकानों को नष्ट किया गया जिन ठिकानों से हिजबुल्ला पलटवार कर सकता था, हिजबुल्ला अटैक कर सकता था। रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए, हथियार के डिपो तबाह किए गए। अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट हो गया है और आमने सामने लेबनान की सेना और इजराइल की सेना। सवाल है कि ये कहां तक आप देख रहे हैं, कब तक ये आगे बढ़ता रहेगा? थैंक यू वेरी मच सुमित जी, इनवाइट मी। ये तो अभी चलता ही रहेगा। जैसा आपने कहा कि क्या मकसद है, जो मकसद है अभी हमास का था बंधक को छुड़ाने का, तो हमास ने बंधक नहीं छोड़े उनको। अभी भी 100 बंधक जो है हमास की कैद में हैं, जिसमें पता लगा है कि करीब 65 जिंदा हैं, 35 की मौत हो चुकी है, लेकिन हमास छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमास जो है उधर जैसे ही ज़्यादा फोकस जो इजराइल का लेबनान की तरफ हुआ, तो हमास कभी कभी वहाँ रिग्रुप होता है, फिर दोबारा जो स्ट्राइक करना पड़ता है इजराइल। अब क्या है कि जब जैसे ये 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से ही लेबनान ने इजराइल के ऊपर अटैक किए और करीब 8,000 मिसाइल दागे। और इसका बावजूद उसका ये हुआ कि 60,000 इसराइलों को नॉर्दर्न इसराइल छोड़ के जाना पड़ा। 2006 में एक रिजोल्यूशन पास किया था यूएन ने, 1701, जिसके अंदर में एक बफर जोन था लितानी रिवर के बीच में और बॉर्डर के बीच में, जिसको एक ब्लू लाइन का नाम दिया गया था। लेकिन जो इसराइल के ने तो उसका पालन किया, हिजबुल्लाह ने उसका पालन नहीं किया, तो एज ए रिजल्ट जो वहां पे अपना उन्होंने प्रेजेंस कर ली। तो अब ये हमास को कमजोर करने के बाद और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद जो पेजर अटैक हैं, उनके जो लीडरान, जो बहुत सारे लीडरों को मार दिया गया है, उनके कमांडर्स को मार दिया गया है, नसरुल्लाह को मार दिया, तो उसके बाद में ग्राउंड इन्वेजन किया है इसराइल ने। तो इसराइल का पर्पज ये है कि वो हिजबुल्लाह को लितानी रिवर के पीछे धकेलने। लितानी रिवर बॉर्डर से करीब 29 किलोमीटर दूर है, जिसको वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। जब वो बफर जोन बन जाएगा, उसके बाद ही जो इसराइल के नदन पार्ट से जो गए हुए हैं लोग, वो वापस आ जाएं, इनका एम जी। ये। अभी हो क्या रहा है कि हालांकि अभी जो रिटेलिएट किया था ईरान ने,
जिसका जवाब देने की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है। साथ साथ बहुत जो भयंकर हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर में, ग्राउंड अटैक के साथ साथ, ग्राउंड इन्वेजन के साथ साथ एयर अटैक भी हो रहे हैं। एयर अटैक में उनके 3 जो मेन लोगों को मारा है। एक तो जो अभी बनने वाले थे हिजबुल्लाह के चीफ, नसरल्लाह की जगह सफीदीन, उनको भी अटैक में मारा गया है। और दूसरा जो एक उनका बहुत बड़ा टेररिस्ट जो था, जो एक साइंटिस्ट भी था, अपने आप को साइंटिस्ट कहता था, जो जी। काफी कुछ उसने रॉकेट वगैरह का देखता था, उसका नाम था अनीसी, यूसुफ अनीसी, उसको भी मार दिया गया। और नसरल्लाह का दामाद जो दमिश्क में था उसको भी मारा, क्योंकि अटैक जो है इसराइल दमिश्क में भी कर रहा है। और अभी तक आज की डेट में 37 लोगों की डेथ हो चुकी है और 151 घायल हो गई हैं लेबनान की तरफ से। आपने जैसे बताया 2 सैनिक भी उनके मारे गए, हालांकि आईडीएफ के भी 8 सैनिक इसमें मारे गए हैं। जी। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई हुई है। और एक सबसे बड़ी विचित्र स्थिति और भी हुई है कि वहां पर जो एक पीस कीपिंग फोर्स थी, और पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में करीब 900 जवान हैं जो कि यूएन की तरफ से, इंडिया के भी हैं। तो वो भी एक बड़ा मसला है, हम्म। क्यों इसराइल ने रिक्वेस्ट किया है यूएन को उनको हटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो यूएन की तरफ से हुए हैं, इसलिए इंडिया से तो बात नहीं कर सकते। लेकिन वो यूएन से रिक्वेस्ट हुआ है, वो क्या होता है, इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात है। तो वहाँ पे बड़ी गंभीर स्थिति है। लेकिन इसराइल ने ये ठान ली है कि इस बार हुती, हमास, हिजबुल्लाह इनको खत्म करने के बाद, और ईरान को भी वो नस्ते नाबूद करने के उसमें है कि वहां पे या तो रिजीम बदल दिया जाए या उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे अटैक करके न्यूक्लियर ठिकाने खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ ईरान ही कर रहा है। और ईरान ही जो है वो प्रॉक्सी वार चला रहा है, जितने भी ये प्रॉक्सी हैं उनके। ठीक है। और वो ईरान ने एक मशरूबा पाला हुआ है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे, तो इसलिए ये स्थिति बड़ी गंभीर है और ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है सर, जी बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेबनान में इजराइल तो ग्राउंड इन्वेजन कर ही रहा है, इजराइल की सेना। अब एयर स्ट्राइक भी इजराइल की लगातार जारी है। बेरूत में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली सेना का लेबनान के लोगों के लिए फरमान, 20 शहर खाली कर दें लेबनान के लोग, इजराइल ने साफ तौर पर कहा है। और लेबनान के 20 शहर खाली कर दें। जनता से बार बार अपील भी की जा रही है कि आपसे लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है और आप 20 शहर खाली कर दें। ये एयर स्ट्राइक, ग्राउंड इन्वेजन और साथ ही साथ 20 शहर को खाली करने की अपील, इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक और मेहमान, विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। एक तरफ तो ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है, सेना अब सीधी लड़ाई लड़ रही है, इजराइल की सेना लेबनानी सेना के साथ। एयर स्ट्राइक भी जारी है बेरूत पर। और अब 20 शहर, बाकायदा कहा गया है कि 20 शहरों को खाली कर दे लेबनान की जनता। क्या मकसद लग रहा है आपको इजराइल का? देखिए, जो अभी मेरे से पूर्ववर्ती बोल रहे थे कैप्टन साहब, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। 14 या 15 तारीख की बात है सितंबर में, इसराइल की जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। और मीटिंग ये हुई थी कि जो नर्दर्न इसराइल से खाली करा दी गई है लोगों के द्वारा, यानी कि एक्चुअली क्या था, लेबनान से जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने काफी मिसाइल अटैक किए थे। इस कारण क्या 50 से 60 हजार इसराइली जनता जो है वहां से क्या हुआ, आपका पलायन कर गई थी। उनको दोबारा से क्या करना है, आपका दोबारा से उनको बसाना है, दोबारा से सेटल करना है। उसके लिए जरूरी है कि सदर्न जो लेबनान है, वो सदर्न लेबनान में जो आपका हिजबुल्लाह है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए और वहां पर ग्राउंड इन्वेजन किया जाए। देखिए, हुआ ये है कि इसराइल ने इस बार हमस से अलग तरह की स्ट्रैटेजी लेकर चले। और हमस में क्या था कि आपका पहले एंट्री के बाद में आप देखिए, जब पूरा हमस खत्म होगा उसके बाद उन्होंने इस्माइल हानिया को टारगेट किया, वो भी कहां पर, ईरान के अंदर। लेकिन इसमें क्या हुआ हिजबुल्लाह वाले अटैक में कि सीधा पहले उन्होंने हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, इसके अलावा पूरी लीडरशिप को टारगेट किया। अभी भी क्या है कि हम जब बॉर्डर पे देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अभी इसराइल की जो आर्मी है, इसराइल की जो पूरी ट्रुप्स है, उसको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है। लेबनान जो है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, मैं थोड़ा सा एक संशोधन ये भी कहूंगा कि हम हिजबुल्लाह कहें, लेबनान कहते तो क्या होता है, लेबनान कहते ही नर्दर्न लेबनान आपका पूरा गवर्नमेंट आ जाती है। और नर्दर्न लेबनान के बारे में इसराइल का कहना है कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनको पूरा सपोर्ट जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी हो, सबने कहा है कि लेबनान की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को क्या रखना है, मैनेज रखना है।
यानी कि बनाए रखना है। हिजबुल्लाह को लेकर केवल और केवल ईरान के अंदर ही जो कुछ है वो ईरान ही बोल रहा है। और अब ये देखें, आपको कल आपको पता होगा कि हम्म। रशिया का जो सीरिया के अंदर एक आपका एयरपोर्ट के पास उसका एयरबेस था, उसके बाद जो उसका पूरा वेपन का जो स्टोरेज था उस पर भी कल ड्रोन हमला किया इसराइल के द्वारा, ताकि जो हिजबुल्लाह को मिलने वाली जो सप्लाई है, जो ईरान की थ्रू सप्लाई होती है, उसको भी क्या किया जाए, डैमेज किया जाए। और वो उसमें कामयाबी मिली इसराइल को। तो इसराइल लगातार जो है जब 20 शहरों की बात करता है, और ये जो बातें हमने बोली, आपने इसका 20 शहर खाली कर दिया जाए या जी। पूरे इसमें सदर्न लेबनान को कहा था, मकसद यही था कि जब हम बात करते हैं यूनिटी की, देखिए हो क्या रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला हो या हमस हो, एक पैटर्न देखिएगा आप, ये सब लोग जो है नन स्टेट एक्टर हैं। और नन स्टेट एक्टर क्या करते हैं कि सिविलियंस की आड़ में हमले करते हैं, और सिविलियंस के ऊपर जब आपके आड़ में हमले करेंगे, सिविलियन के बीच में रहेंगे, तो कोई स्टेट एक्टर के ऊपर अटैक करेगा तो कॉमन सिविलियंस मारे जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि जितना कम हो सके सिविलियंस मारे जाएं। मैं बार बार इस बात को देख रहा हूँ, चाहे आप देखें लिक्के को देखें, चाहे आप किसी को भी देखें, आप जितने भी नन स्टेट एक्टर हैं, इनके एक नया पैटर्न डेवलप किया है कि हम सिविलियन के बीच में रह के हिट करेंगे और सिविलियन के बीच में रह के युद्ध लड़ेंगे, ताकि कोई भी अगर हम पर एक्शन लेता है तो एक बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे जाएं, और हम उस कंट्री को क्या करें, ह्यूमन राइट्स की इशू को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लेकर अपना क्या करें, शील्ड के रूप में यूज करें। तो मुझे लगता है कि जो सिविलियंस को खाली कराने की स्ट्रेटजी है इसराइल का, कहना ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कि भैया आप खाली कर दीजिए, कल को ये ना हो कि हम कार्रवाई करें और सिविलियंस मारे जाएं, हमको भी दुख होता है और मैं मानता हूँ किसी भी देश लेकिन को दुख होता एक है, चाहे बात इसराइल साफ हो, है हम कि हो। ये अपील जो 20 शहर खाली करने की, या फिर ग्राउंड इन्वेजन हो, या फिर एयर स्ट्राइक भी जारी है, एक बात साफ है कि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना चाहता है इसराइल। एक भी शख्स हिजबुल्लाह में ना रहे, मकसद साफ तौर पर यहाँ हिजबुल्लाह इजराइल का नज़र आ रहा है, और यही हो भी रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हुई, लेकिन उसके बाद भी इजराइल रुका नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के अब दामाद की भी मौत का दावा किया गया है। हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में नसरल्लाह के दामाद की मौत हुई है, ये खबर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला किया है, और सभी ठिकानों पर हमला कर जो हथियार रखे गए हैं, जो उनके कमांड सेंटर हैं, उन सब को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, और जो भी बचे कुचे कमांडर हैं उन्हें भी खत्म किया जा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसमें उसके साथ 2 और लोग मारे गए हैं। जेके बंसल साहब, क्या एक भी सदस्य के खत्म होने तक इजराइल रुकने वाला नहीं है? वो चाह रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह, ये तमाम जो हैं अब दोबारा संगठन ना खड़ा हो, दोबारा ये अपना सर खड़ा होकर दिखा ना सके, आंख दिखा ना सके इजराइल को कभी। जेके बंसल साहब। हाँ, मकसद तो इसराइल का यही है। इमीडिएटली तो ये चाहते हैं कि जी। एक बफर जोन बना करके जो बॉर्डर और लितानी रिवर के बीच में, और अपने लोगों को वापस लाया जाए, दूसरा बंधुओं को छुड़ाया जाए। तीसरा, उनके ऊपर अभी प्रेशर है अटैक करने का ईरान के लिए। कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो खत्म कर दें। लेकिन नसरल्लाह के मरने के बाद में, हालांकि उनका मुराल बहुत डाउन हुआ है, लेकिन उनको हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी, उनके करीब 50,000 लड़ाकू थे, तो उनको सबको खत्म करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी कमर तोड़ करके ऐसा करना जरूरी है कि वो दोबारा जो है वो रीग्रुप होकर के वो अटैक ना कर सकें, क्योंकि जो लोग हैं उनको वो अपना यहाँ से चले जाएं। ये सब सियाई मुस्लिम्स हैं जिन्होंने एक तरह से हाईजैक किया हुआ है लेबनान को। लेबनान की पैरेलल गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चला दी है। तो जो इसराइल के अटैक तो जारी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि निपुण साहब ने भी कहा कि इनके पास हथियार नहीं आने चाहिए, और हथियारों को रोकने के लिए भी इसराइल कोशिश कर रहा है कि हथियार खत्म किए जाएं। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे और ग्रुप हैं, जैसे इराक के अंदर में कतायब हिजबुल्लाह है, और एक रेसिस्टेंस फोर्स सीरिया के अंदर में है, और इराक तो है ही, ईरान तो है ही। तो इन सबको एक साथ ही इकट्ठे ही इसराइल जो है एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। और
देखिए इसमें क्या सफलता मिलती है। इजराइल को अमेरिका भी उनके साथ में है, लेकिन ये युद्ध जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी बनकर आ सकता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो अटैक करेगा ईरान के अंदर में, और ईरान के अंदर में जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं, 6 साइट्स हैं उनकी न्यूक्लियर की, जिसमें वो न्यूक्लियर मटेरियल का संवर्धन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट पीछे आई थी कि 10 बम तक बनाने का ईरान ने एक संवर्धन कर लिया है न्यूक्लियर मटेरियल के लिए। इसी प्रकार से जो उनका एक नतांज रिएक्टर है वो काफी फेमस है, उसको भी खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक ना किया जाए, लेकिन जो इजराइल की कोशिश यही रही है कि न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाहिए ईरान को। और ये इस तरह के जो अटैक है 82 में भी इजराइल ने इराक के अंदर भी किया था, और एक 2007 में शायद उन्होंने एक अटैक किया था सीरिया के अंदर में, वहां भी इस तरह की कोशिशें चल रही थी। और अब की बार ये कोशिश रहेगी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया जाए ईरान के, और बाकी उनकी जो लीडरशिप को भी खत्म कर दिया जाए, उनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं, फ्यूल है, उनको भी खत्म कर दिया जाए, एयरपोर्ट बेस, मिलिट्री बेस, सबको जो है ये करने का प्लान जो अभी रिटेलिएशन में हो रहा है। और तो ये एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बन रहा है। अगर इसमें रूस या चाइना आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एस्केलेट होकर के और एक विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। हालांकि ऐसे होने के चांसेस कम है। रूस अभी नहीं इसके अंदर में आएगा, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, अपने को वहां पर संभालेगा। चाइना तो अपना बहुत सोच समझ के करता है, उसको कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, तो वो अपना इस तरह से देखेगा कि उसको कोई फायदा नहीं है तो वो नहीं करेगा। बाकी मुमालिक में इसमें आने की में नहीं रहेंगे। जो सऊदी अरबिया है वो भी ये चाहता है कि न्यूक्लियर प्लान या न्यूक्लियर वेपन ईरान ना बनाए। हालांकि इस बार जो है चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान का एक समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो सऊदी अरबिया भी जो है ईरान से खुश नहीं है। हुतियों को खड़ा करके सऊदी अरबिया के ऊपर भी ईरान ने अटैक कराया था। तो मिडिल ईस्ट की जो एक बड़ी विचित्र स्थिति है, जिसमें कि यूएन के भाषण के दौरान में नेतन्याहू ने 2 मैप दिखाए थे। एक में कर्स दिखाया था जिसके अंदर में इराक, सीरिया, ईरान दिखाए थे, जो कि एक नेगेटिव है, वो मानवता के लिए शाप हैं, अभिशाप हैं। और दूसरी तरफ दिखाया था सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई और इंडिया तक भी, उसमें जो जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिखाने की कोशिश की थी कि ये एक वरदान है। तो इस तरह का जी। स्थिति है। तो बड़ा ही एक कहना बहुत मुश्किल है कि अभी आगे क्या होगा। जी सुन। बिल्कुल निपुण जी, तो क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आगे आने वाले दिनों में ईरान आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ गया? अब ईरान ने भले ही हमला किया हो, स्ट्राइक किया हो इजराइल पर, लेकिन अब उसे डर है कि इजराइल कुछ न कुछ करेगा, और क्या करेगा, कब करेगा, किस तरीके से करेगा, ये कोई नहीं जान पाता है इजराइल के बारे में। पेजर अटैक जैसा अटैक कर देता है वो, जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो ईरान में तो एक खौफ है कि क्या करेगा इजराइल। वो तो इंतज़ार सबको है, लेकिन ईरान को भी इंतज़ार होगा और डर भी होगा कि वो किस तरह से हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा। जी बिल्कुल, देखिए ईरान को भी डर है और ईरान आपने बिल्कुल सही कहा, अकेला पड़ गया है। देखिए सिंपल सी बात देखिएगा, जो पूरा ये मिडिल ईस्ट टाइप का है, वेस्ट एशिया है, यहाँ पे तो शिया सुन्नी कर रहा है और शिया का लीडर बनने का प्रयास करता है ईरान। लेकिन ईरान को आप देखिए कि किस कंट्री के द्वारा, जो आपके शिया मेजोरिटी वाले कंट्रीज में हैं। शिया मेजोरिटी वाले कंट्री कौन कौन है? अजरबैजान है, बहरीन है और आपका इराक है। इराक में भी जो मिलिशिया ग्रुप्स है, जो आपके शिया सपोर्ट से या आपका ईरान सपोर्ट से उनके द्वारा मदद मिल रही है। बहरीन जो है वो सऊदी वाले खेमे में खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कि आपको और कंट्री, आपको सीरिया से मदद मिल रही है, लेकिन सीरिया में किससे मदद मिल रही है? जो आपके शिया मिलिशिया से, उनसे आपके सीरिया से मदद मिल रही है। फिर थोड़ा होती इससे पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के कोई मदद नहीं। थोड़ा बहुत मदद की उम्मीद है तो मलेशिया, लेकिन मलेशिया जो है वो आपको क्या नहीं कर सकती, जो मिडिल ईस्ट से बाहर हो जाता है। और वो भी आपको क्या मिलिट्री ऐड नहीं कर पाएगा, मिलिट्री मदद नहीं कर पाएगा। ना ही इंडोनेशिया, यानी कि जो इस्लामिक वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, तो मिडिल ईस्ट से बाहर निकल के फिर एक टर्की आपको देखने को मिलता है। लेकिन टर्की का अपना एक नाटो के साथ अलायंस है। टर्की एक प्रयास कर रहा है ब्रिक्स की ओर जाने का। टर्की एक पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आपको देखता है। तो ईरान एक तो अकेला पड़ गया, पहली तो बात ही बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट था।
दूसरी बात था कि ईरान भी ये सोच रहा है कि अटैक होगा कैसे, मतलब इसराइल, ये तो बात कंफर्म है कि इसराइल अटैक करेगा, बिकॉज इसराइल की जो नेचर है पूरे वर्ल्ड में, मैं 3 देशों को मानता हूं जो हार्ड पावर यानी कि एकदम से हार्ड लाइन पर चलने वाले कंट्री है, उसमें अमेरिका, इसराइल और रशिया, ये तीनों जो है हार्ड पावर कंट्री की तरह देखा जाता है। अब इसराइल की ओर से लिया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा, रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगा, मैं इसको 3 कैटेगरी में देख रहा हूँ। या तो जैसे इन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को टारगेट किया, क्या उस तरह की लीडरशिप को टारगेट करने का प्रयास इसराइल कर सकता है ईरान के अंदर? मुझे लगता है उसकी संभावनाएं कम है। यहाँ पर कोशिश ये है कि इसराइल की ईरान के अंदर ऊपर तक का पलट हो, ये कोशिश अमेरिका की भी है। और आप देखेंगे जो परसों से पहले दिन इसराइल के पीएम के द्वारा जो वीडियो लॉन्च किया गया और वीडियो के माध्यम से ईरान की जनता से बात करने का, उनको मैसेज देने का प्रयास किया गया, वो एक विकल्प बनता है। जी। दूसरा, या तो इनके ऑयल के ऊपर अटैक किया जाए, या इनका आपका चाहे वो आर्मी बेसिस हो, एयर बेसिस हो, या आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी अटैक करने की पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि अमेरिका के जो बाइडेन साहब ने कहा है कि अगर इसराइल जो है अटैक करता है किसी से न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो हम इसराइल के साथ खड़े नहीं होंगे, हम इसराइल की मदद नहीं करेंगे। और है क्या कि जो इसराइल, आपको याद होगा 24 सितंबर को पेजेश्कियान, जो आपके ईरान के प्रेसिडेंट है, ये यूएनओ जाते हैं, और यूएनओ जाने के बाद ईरान के साथ जो परमाणु समझौता 2015 वाला, उसको दोबारा करने की अपील करते हैं। तो ये मैसेज ईरान की ओर से पहले था कि हम एक पीसफुली समझौता करने को तैयार है न्यूक्लियर डील को लेकर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा जब ईरान के सुर बदल रहे हैं जी। न्यूक्लियर डील को लेकर। तो ऑयल के ऊपर अटैक हो सकता है, या फिर जो उसके एयर बेसिस हैं, या उसका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, उन पर अटैक किया जा सकता है इसराइल के द्वारा। लेकिन इसराइल अटैक जरूर करेगा। मैं तो थोड़ा सा वेट ये कर रहा था कि अब तक हो जाना चाहिए था, अब तक हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि कोई बड़ी प्लानिंग चल रही हो, ये ना हो कि भाई हम ईरान के ऊपर अटैक करें, इधर से हिजबुल्लाह को क्या हो जाए, ज्यादा थोड़ा मदद मिल जाए, या हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर ज्यादा अटैक हो। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी का पार्ट ये हो सकता है कि हिजबुल्लाह को पहले थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि जब ईरान पर एक्शन ले, तो ईरान जब अगर बाद में क्या रिएक्शन लेता है हमारे एक्शन के बाद में, तो ऐसा ना हिजबुल्लाह और ईरान और हूथीज तीनों से हमारे पर अटैक हो। तो उस तरह मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करके वो चल रहा होगा इजरायली इसराइल, सेना और उसी को ग्राउंड वेट पर कर एक रहा होगा। मजबूत स्थिति बना ले लेबनान में अंदर जाकर, और हिजबुल्लाह के ठिकानों को अगर कहीं कोई ठिकाना बचा हुआ है तो उसे ध्वस्त कर दे, उसे अपने कंट्रोल में ले ले, उसके बाद हो सकता है मेजर अटैक हो। लेकिन ये ज़रूर है कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि इजराइल कैसे रिटेलिएट करेगा, कैसे ईरान पर हमला करेगा, किस तरीके से करेगा। ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका इंतज़ार ईरान को भी है। और यही वजह है कि ईरान में भी खौफ की स्थिति बनी हुई है कि ये इजराइल अब करेगा तो करेगा कैसे, क्यों शांत बैठा हुआ है। 180 मिसाइल हमने दाग दी और अब तक एक भी मिसाइल ईरान पर नहीं, एक भी अटैक ईरान पर नहीं। ज़रूर एयर स्ट्राइक बेरूत पर जारी है और ग्राउंड इन्वेजन जारी है लेबनान में। इजरायली सेना और लेबनानी सेना आमने सामने हैं, लड़ाई अभी लगातार जारी है, जंग जारी है।